कल हम लोगों ने बात किस पे की थी? संविधान के बारे में, संविधान के दर्शन की संविधान के बात बारे कल हमने की थी आपसे, है ना? अब में। जी देखिए, जी। आपको बिल्कुल अलग तरीके से समझाया, फिर आपका सिलेबस पूरा डिस्कस किया था। और आज हम बात करेंगे जी आपसे किसकी? अच्छा, मैंने आप लोगों को ना प्रभ्रम। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड्स का जो नोट्स प्रोवाइड करवा दिया है, पढ़ना तो ठीक, ना पढ़ना तो कोई बात नहीं, वो मुझे पढ़ाना ही है आपको। लेकिन हाँ, जी जो मैंने कल बातें बताई थी कि संविधान में पार्ट, चैप्टर, आर्टिकल, क्लॉज और सब क्लॉज क्या होते हैं, वो याद रखिएगा। क्योंकि आप लोग जब तैयारी जी कर रहे हैं तो देखिए, बेयर एक्ट हम आपको डाउनलोड करके दे सकते हैं, बट कोशिश करिएगा कि एक जी बेयर एक्ट अपने पास रख लीजिएगा। और अगर आप नहीं रखते हैं बेयर एक्ट, तो जो भी न्यूज़पेपर में जो भी हम आर्टिकल आपको देते हैं, वो अलग कॉपी पे कहीं लिखिएगा, तो आपका खुद से एक बेयर एक्ट तैयार हो जी जाएगा यूपीएससी के लिए। ठीक है? और यूपी जी जी पीसीएस के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए, या अगर आप छत्तीसगढ़ का भी एग्जाम्स देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां पर भी, क्योंकि भारत का संविधान तो पूरे भारत के लिए एक जैसा ही है ना? जी जी तो जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं ना, पहले तो हम कोशिश करेंगे कि बेयर एक्ट आपको डाउनलोड करके दे दें, क्योंकि मुझे एज सच कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा नहीं बेयर एक्ट। क्योंकि जब हम करंट अच्छे से पढ़ते हैं तो कोई भी चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है, क्योंकि हमें फिर करंट से ही नोट्स बनाने होते हैं। अब कल करंट्स की क्लास होगी, देखिएगा करंट की क्लास कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है? जी अब जी संविधान में जब आपको भाग पता होने चाहिए, चैप्टर, आर्टिकल, क्लॉज, सब क्लॉज, सब कुछ बताया मैंने आपको। फिर अनुसूची, शेड्यूल्स के बारे में बताया, और ये भी बताया कि वो लास्ट में ऐड की गई हैं, और किस लिए ऐड की गई हैं, कि वो विषयों की जानकारी हमको देती हैं जो संविधान के किसी प्रावधान में जोड़ा गया है ना? यही बताया था मैंने जी आपको। जी फिर सरकार का जी जी गठन बताया था, दर्शन का पार्ट बताया था, दर्शन में फिलोसफी में कौन कौन से 4 पार्ट मैंने आपको बताए थे, प्रस्तावना बताया, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर जी सरकार जी के 3 पार्ट बताए थे, एग्जीक्यूटिव बताया था, लेजिस्लेचर बताया था, और जुडिशरी बताया था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। राइट? जी 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 कार्यपालिका को भी जी हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा था, एक हमारी राजनीतिक कार्यपालिका थी, एक प्रशासनिक कार्यपालिका थी। प्रशासनिक वाले को हमने देखा कि वो स्थायी होती है, और राजनीतिक वाली कौन सी होती है? अस्थायी होती है। याद है सब कुछ की भूल गए हाँ आप? याद। हाँ याद है मैम। वेरी गुड। अब सरकार की व्याख्या की अगर हम बात करें, तो सरकार की व्याख्या हमने देखा था केंद्र, सेंटर और स्टेट के परसेप्शन में, और जुडिशरी के परसेप्शन में। राइट? और जी 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 मिसलीनियस में हमने देखा था नागरिकता, निर्वाचन आयोग, पंचायत, नगर पालिका, केंद्र राज्य संबंध एंड सो ऑन। आज हम लोग क्या करने जी वाले हैं? प्रम्बल करने वाले हैं। प्रम्बल करने का मतलब क्या? देखिए, आपके सामने ये दिया हुआ है, और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग प्रम्बल याद कर लीजिएगा। क्या करना है? जी प्रम्बल को याद करना याद है। करना हिंदी है। वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले हिंदी में, इंग्लिश में याद करना। इसके एक एक शब्द के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। जी एक एक शब्द के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे कहा गया कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, जी उसकी उद्देशिका, कल मैंने बताया था कि भारत के संविधान में प्रस्तावना शब्द का प्रयोग नहीं किया गया हाँ हाँ नहीं किया गया है है ना? प्रस्तावना से। और आप ये देखिए, ये जी आपके संविधान का ही फर्स्ट पेज है, जहां पर आपका उद्देशिका लिखा हुआ है, प्रस्तावना नहीं लिखा हुआ है। जी क्लियर है? क्योंकि ये आपका जी ऑफिशियल पेज है। ये मैंने इसको जी क्रिएट नहीं किया है ना, मैंने इसका पीडीएफ बनाया। ये आपका ऑफिशियल पेज है। आपको जहां भी देखने को मिलेगा भारत का संविधान, उद्देशिका मिलेगा, ना कि आपको प्रस्तावना जी मिलेगा। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के संविधान में प्रस्तावना शब्द दिया गया है या नहीं दिया गया है, और आप लोगों ने बोला था कि नहीं दिया दिया गया। गया है कल। नहीं दिया लेकिन गया आज है। आप लोग बोल सकते हैं कि नहीं दिया गया है। क्लियर है? जी जी अब क्लियर है। कहा क्या जाता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, देखिए एक बार हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, प्रम्बल हमारा जो है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। 4 के 4 शब्द आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब बाद में इसमें शब्द ऐड किए जाएंगे तो पूछा जाता है कि मूल उद्देशिका में कौन सा था और कौन सा नहीं था। देखेंगे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन,
44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब जोड़ा गया तो उसमें जो है कुछ शब्द जोड़े गए, उसकी बाद में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी ये 4 शब्द आप एकदम रट लेना। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। 4 शब्द हमारे प्रस्तावना में दिए गए थे, हमारी उद्देशिका में दिए गए थे, हमारे प्रैम्बल में दिए गए थे। ठीक है। समाजवादी मतलब हम भारत में एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं, क्योंकि ये कब बना था, जब देश आजाद हुआ था, राइट। तो हमने जी कहा कि हम भारत में एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं, एक इस तरह से इसको क्रिएट करना चाहते हैं कि हम समाजवादी रहें, यानी सॉवरिन रहें, सोशलिस्ट रहें, राइट। सोशलिस्ट जी मतलब हम किसी भी तरह से यहाँ पर कम्युनिस्ट एक्टिविटीज को इम्पोज नहीं करेंगे, सत्ता समाज में निहित होगी। ठीक है। जी पंथ निरपेक्ष, सेकुलर, हम किसी पर्टिकुलर धर्म की तरफ नहीं भागेंगे, हम पंथ निरपेक्ष रहेंगे अपने पर। अभी हम आपको एक एक शब्द का मतलब बताएंगे कि पंथ और निरपेक्ष क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्रात्मक मतलब हम राजतंत्र की तरफ नहीं जाएंगे, हमारी जो शक्तियां हैं वो जनता में निहित होंगी। लोकतंत्रात्मक मतलब लोगों का तंत्र। ठीक है। और गणराज्य यानी रिपब्लिक। रिपब्लिक मनाया जाता है 26 जनवरी को, है ना। जी 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 कब मनाया जी जाता है रिपब्लिक डे? 26 जनवरी 1950 को। आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें 15 अगस्त को रिपब्लिक डे मनवा रहे थे टीचर। ये एजुकेशन लेवल है इंडिया का। ठीक है। जी जी बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, मतलब ये तो हम अपने भारत को बनाना चाहते हैं, भारत के जो समस्त नागरिक हैं उनके लिए हमें क्या क्या करना है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। क्वेश्चन पूछ देता है, उसमें धर्म को भी डाल देता है, हमें काटना पड़ता है, एक एक लाइन को याद रखिएगा। IAS, PCS, यूपी ट्रिपल जी एससी, स्टेट PCS सब में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, याद रखिएगा। जस्टिस की बात की जी गई है, सोशल, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल जस्टिस। न्याय मतलब जी अब समाज में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्थिक यानी आपको हर तरह से इकोनॉमिकल फैसिलिटीज दी जाएंगी, यानी कमाने के साधन दिया जाएगा। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय तो तभी होगा ना जब चुनाव लड़ने का अधिकार सबको हो। अगर सबको आप ये जी अधिकार नहीं देते हैं तो ये आप, इसका मतलब है कि हमारे साथ राजनीतिक न्याय नहीं हो रहा है, यानी हमारे साथ पॉलिटिकल जस्टिस नहीं हो रहा है। ठीक है। फिर क्या है, विचार, जी अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब इस चीज को समझिए, जस्टिस हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चाहिए, और स्वतंत्रता किसकी किसकी होगी, हमको अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की, अभिव्यक्तियों को एक्सप्रेस करने की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। हम किसी भी धर्म में विश्वास रखकर उसको क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। आर्टिकल कौन से हैं इसके लिए हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए इक्वालिटी की बात की गई है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। मतलब प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए मतलब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 15, धर्म, जाति, रंग, किसी के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको प्रतिष्ठा और गरिमा में जीवन दिया जाएगा। ठीक है। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, दैट मीन्स यहाँ पे जो हमसे बात की गई है वो ये कहा जा रहा है कि आपको फ्रीडम होगी, लेकिन आप राष्ट्र की एकता यानी यूनिटी ऑफ नेशन की, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन में रहेंगे, और देश को तोड़ने की बात नहीं करेंगे। जैसे कभी नागालैंड करने लगता है, अलग नागालैंड की मांग करने के लिए, तमिलनाडु बात करता है अलग तमिलनाडु के लिए, तो बोला गया है कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा। एक बार रियासतों को इंटीग्रेट कर दिया गया है, जो हमारी 600 से 600 अप्रोक्सीमेट कुछ रियासतें थी, अब कोई भी हम खंडता को नहीं देखेंगे। हमें क्या चाहिए, यूनिटी चाहिए। यहाँ तक कि क्लियर है। यस मैम। हमारे इस प्रम्बल में सारी बातें की कर दी जाती हैं। फिर ये कहा जाता है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईसा, 49। ठीक है, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी
को अत्यधिक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जी याद रखिएगा। इसकी डेट डायरेक्ट पूछा हुआ है ये संस्कृत वाला देकर, और ये लिखा है संस्कृत भाषा में, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ जी तक की बात जी क्लियर है कि हमारा जो स्वरूप है संविधान का वो कैसे बनाया गया है। ये सारी चीजें जी मैंने यहाँ लिखी हैं, लेकिन मुझे आपको समझाना है तो हम उसकी बात करते हैं। कौन फोन कर रहा है इतने? अब चलिए हम लोग प्रम्बल पहले समझ लेते हैं। एक पेज खाली है यहाँ पे। हाँ, तो संविधान में जो उद्देशिका शब्द, प्रस्तावना शब्द नहीं है, उद्देशिका शब्द है। लिख लीजिएगा कहीं पर, याद कर लीजिएगा। ठीक है, उद्देशिका यस मैम। क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? अगर हम बात करें व्हाट इज अ प्रम्बल एंड डेफिनेशन, अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो उद्देशिका क्या है, प्रम्बल क्या है, बताएंगे? सिंपल सा चीज है कि प्रस्तावना में अभी हमने क्या देखा, इसका इंट्रो देखा है ना, इंट्रो देखा, आमुख इंट्रोडक्शन। जिसको बोलते हैं या जिसको भूमिका बोलते हैं हिंदी में। एक चीज हमने ये देखी कि प्रस्तावना से तात्पर्य, उद्देशिका से तात्पर्य संविधान की भूमिका से है, जिसमें संविधान के उद्देश्य दिए गए हैं, एम्स को बताया गया है, उद्देश्यों को बताया गया है, और इनके आइडल्स यानी आदर्शों को बताया गया है। ठीक है, जी याद रखिएगा। एवं इनके आदर्शों को बताया गया है, और क्या है, शासन प्रणाली को, कि कैसे हम एकता और अखंडता की बात कर रहे हैं। गवर्नेंस सिस्टम क्या होगा हमारा, शासन प्रणाली को, और संविधान के लागू करने की डेट, डेट अभी हमने जी देखा ना, जी जी लागू होने की डेट। ठीक है, ये सारी चीजें हमें जी। किससे पता चलती हैं, हमारी उद्देशिका से। हमारे उद्देश्य क्या होंगे, उद्देश्य। हमारे आइडल्स क्या होंगे, हमारे गवर्नेंस सिस्टम क्या होगा, और उसकी डेट कब से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। अभी हमने मनाया है ना कि 15 अगस्त 75वां स्वतंत्रता दिवस, तो इसके पीछे की कोई तो जी डेट होगी जिसको हम काउंट कर, आज 75वां मना रहे हैं, अगले साल 76वां मनाएंगे। क्यों? जी तो हमको जी इससे डेट भी पता चलती है। अब एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है, 13 दिसंबर 1946 का, इस दिन क्या हुआ था? बताइए कपिल जी। जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव लेके गए थे। एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर जाते हैं, ठीक है, कहां पर? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, संविधान सभा में। ये क्वेश्चन कई कई बार पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को तो पूछने का कोई लिमिट ही नहीं है। कब तक पूछा गया है, कब तक पूछा जाएगा पता नहीं, और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जो सही से पढ़ते तो सब है। देखिए, बात वही है कि जो रिवीजन नहीं करते, क्योंकि यूपीएससी कोई हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस नहीं है। बस इसका रूल इतना सा है, मैक्सिमम रिवीजन, कम सोर्स, दैट्स इट। और फोकस किस पे करना है? करंट पे, और बेसिक्स क्लियर करने। 4-5 रूल है यूपीएससी के, वो रट लीजिए, सिलेक्शन कहीं बाहर नहीं जाएगा आपका। जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जाकर क्या रखा था? उद्देश्य का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, जिसे कब एक्सेप्ट किया गया था, क्वेश्चन इस पे भी पूछा जाता है, कब एक्सेप्ट किया गया था? 22 जनवरी 1947 को इसे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या करती है? एक्सेप्ट कर लेती है। जवाहरलाल नेहरू लास्ट दिसंबर 1946 में जाते हैं, क्या करते हैं? उद्देश्य का प्रस्ताव कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में रखते हैं, जिसके ऊपर विचार विमर्श होता है, चर्चा होती है, उसको चेक किया जाता है। अगर संशोधन करने वाला होता है तो एमिट किया जाता है, उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और इस प्रस्तावना को, ये तो प्रस्तावना नाम से ही लेके गए थे कि हम ये प्रस्ताव लेकर आए हैं, इसको एक्सेप्ट करने के बाद इसको क्या कहा गया कि ये उद्देशिका शब्द का प्रयोग किया गया।
अब आपको समझ में आया कि इसको प्रस्तावना भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना के रूप में इसको लेके गए थे और ये उद्देशिका के रूप में एक्सेप्ट कर ली गई थी। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रस्तावना शब्द ना मिलकर उद्देशिका शब्द मिलता है। बात क्लियर है यहाँ तक? जी। गुड। अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसकी देन है अगर हम बात करें तो ये किसने दिया था? सिंपल सा है, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया था। प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया कहाँ से। से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। यूएसए से। भाषा और विषय वस्तु यानी भाषा शैली कहाँ से ली गई है आपकी? लैंग्वेज और कंटेंट कहाँ का है यहाँ से? वो आपने जो बताया है ना वो ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट कंटेंट यानी भाषा और विषय वस्तु। ठीक है। और संकल्पना, ये संकल्प हम करते हैं इस तरह की सोच कहाँ से हमारी आई है? प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? ये ली गई है यूएसए से। क्लियर है दोनों बात? यस मैम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या हैं, मेन पॉइंट्स ऑफ उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रम्बल। ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 3 भागों में बांटा जाता है, याद रखिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रम्बल्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट। एक है हमारा सत्ता, सत्ता का स्रोत। ये लिख क्यों नहीं रहा है सही? उद्देशिका को 3 पार्ट में देखते हैं हम लोग। एक देखते हैं पावर ऑफ सोर्स। क्या होगा? पावर ऑफ सोर्स। ठीक है। सत्ता का स्रोत, तो हमारे पास सत्ता का स्रोत क्या है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ जो होगा हमारा पावर यानी सत्ता का स्वरूप, एंड एम्स ऑफ पावर यानी पावर सत्ता का उद्देश्य। एम ऑफ पावर, सत्ता। अब बताइए, कोई बताएगा कि सत्ता का स्रोत क्या है? सिंपल सी है, हम और आप हैं, और कौन है भाई यहाँ पे? सोर्स ऑफ पावर कौन है? जनता है। क्यों? अरे हमारे वहां यस मैम। लोकतंत्र चलता है ना। हम जब चुनाव में जाते हैं वोट करने तब सरकार बनती है। हम चाहें तो सरकार न बने, हम चाहें तो सत्ता पलट कर दे, हर 5 साल पे सरकार बदल देते हैं हम। जनता। ठीक है। 2 तरह के इलेक्शन होते हैं ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो देखिए आप, जितने मेन वाले जो जितने भी मेन होते हैं, अभी इलेक्शन कमीशन में हम लोग जब पहुंचेंगे तो वहां पे हम आपको समझाएंगे ये चीज। तो यहाँ पे क्या है? सोर्स है, जनता है, पीपल्स है। ठीक है। और हमारे प्रस्तावना में सबसे पहले लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। याद है? यस मैम। कहाँ गए आप लोग? देखिए समझते चलिए, एक एक शब्द को। सही बता रहे हैं हम आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है ये। बच्चे नहीं समझते इसकी सीरियसनेस, और यहाँ से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सत्ता का स्रोत क्या है? जनता। जनता के लिए एक शब्द जनता। यूज किया गया था, लोक प्रभुत्व। लोक प्रभुत्व। ठीक है। अब ये वाला शब्द दिया किसने था और कहां से आया था, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसकी भी कहानी सुन लो। फ्रांस के विचारक थे रूसो। रूसो के बारे में सबने सुना होगा। ठीक है। एथिक्स पेपर 4 में रूसो को हम पढ़ते हैं। वहां पे हमें रूसो के बारे में पढ़ाया जाता है, इनकी आइडियोलॉजी के बारे में बताया जाता है। इन्होंने पीपल्स के ऊपर रिसर्च करा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा,
रूसो की आइडियोलॉजी बहुत ही डिफरेंस थी, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी पे हम नहीं जाएंगे। हम कहाँ तक रहते हैं कि फ्रांस के विचारक थे, कौन थे, रूसो थे। उन्होंने ये टर्म्स लेकर आया था लोक प्रभुत्व का 18वीं शताब्दी में। कब लेकर आया था? 18th सेंचुरी में। 18 यहाँ तक की बात क्लियर है? जी। यस मैम। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं किसकी? सत्ता का स्वरूप, यानी स्ट्रक्चर क्या होगा, स्वरूप क्या होगा। तो संप्रभुत्व के बारे में हमने बात की थी। संपन्न थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। एक एक शब्द को लिखिए। संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, आपके उसी में दिया हुआ है, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, और गणराज्य यानी रिपब्लिक। ठीक है, इन सब का हिंदी इंग्लिश मत मुझे बताइएगा। आगे प्रम्बल जो मैंने लगाया है हिंदी इंग्लिश में, अभी सारी चीजें ये हिंदी इंग्लिश में समझा कर हम आ रहे हैं। ठीक है, अब सत्ता के उद्देश्य की बात करते हैं। उद्देश्य क्या क्या है बताएगा कोई? अभी हम लोगों ने देखा था न्याय, न्याय, स्वतंत्रता और समता। न्याय, स्वतंत्रता, समानता या समता, और क्या है? अवसर। डिग्निटी ऑफ पीपल, व्यक्ति की गरिमा। देखा था ना वहां पे? व्यक्ति की गरिमा, बंधुता, एकता और अखंडता। बंधुता, एकता और अखंडता, यूनिटी, इंटीग्रिटी। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक? चौथा पॉइंट क्या है मैम? व्यक्ति की गरिमा, इंटीग्रिटी ऑफ पीपल। नोट डाउन करिए बढ़िया से, क्योंकि जो नोट्स हम देंगे वो इस तरह से नहीं लिखे हुए हैं। उनमें दिया सब कुछ है, लेकिन जैसे हम समझा रहे हैं वैसे वो नहीं लिखे हैं। हो जाए तो बताइएगा। हाँ हो गया मैं। न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, व्यक्ति की गरिमा हो गई, बंधुता हो गया, एकता हो गया और अखंडता हो गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का, या प्रम्बल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा है? अभी भी नहीं बताएंगे? 3 पार्ट में। 3 पार्ट में। जी। पहला है, हमें ताकत कहाँ से मिलती है, वो पावर कहाँ से आती है? वो जनता से आती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक एक शब्द पे, यहाँ पे मैंने जितने शब्द लिखे हैं ना, उस हर एक शब्द पर कई कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर उठा के लगाएंगे तो क्लियर हो जाएंगी ये बातें आपको। और सत्ता के स्वरूप की बात करी है तो हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना चाहते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य बनाना चाहते हैं। ठीक है, हम लोग डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि जनता, ताकत जो है जनता में निहित है। सोशलिस्ट शब्द का मतलब ही यही है। सोशलिस्ट शब्द कहाँ पर यूज होता था? 2 शब्द यूज होते हैं ना आपके। कम्युनिस्ट होता है एक शब्द यूज, और एक होता है सोशलिस्ट। दो, ये कहाँ होता था, ये कहाँ होता था? वांशी रशिया, गंडर का यूएसएसआर एक, में। जी यूएसएसआर। हाँ, ये यूएसएसआर सोशलिस्ट। यूएसएसआर का। और ये हमारा चाइना में होता, चाइना। चाइना और यूएसए मैक्सिमम इसको फॉलो करती थी कंट्रीज। एक हम लोग पढ़ेंगे वांशीगंटन वाला एक डिक्लेरेशन है, उसमें जो सोशलिस्ट शब्द बाद में मतलब कि ये हुआ था कि यूएसएसआर जब
टूट गया था तो चाइना, ये इसने बोला था अमेरिका ने कि हम कम्युनिस्ट तरीके से क्या करेंगे, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला था, इस पे क्वेश्चन आईएएस में पूछा हुआ था, ये हम आपको समझाएंगे जब वहां पहुंचेंगे अच्छे से। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस मैम। मैंने आपको एक शब्द बताया था कल, जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है, ये किसने कहा था? रूसो ने कहा था। याद रखिएगा, लिख लीजिए, जनता की वाणी ईश्वर की वाणी है, ये किसने कहा था? रूसो ने कहा था। रूसो कौन थे? अभी मैंने आपको बताया है, फ्रांस के विचारक थे और 18वीं शताब्दी में इन्होंने लोक प्रभुत्व यानी जो पीपल इम्पैक्ट है उसकी बात की थी। ठीक है, तो हमारी प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से। क्यों? यस मैम। हम भारत के लोगों से ये शुरू Yes, होती है, शुरुआत है। इसको, ये अंतिम शब्द इसके क्या है ये भी याद रखिएगा, अंतिम शब्द इसके क्या हैं? अंगीकृत एवं आत्मसमर्पित करते हैं। यानी स्वीकार कर लिया है हमने अपनी इस प्रस्तावना को, और अधिनियमित, स्वीकार करने के बाद हमने क्या करा है? इसको अधिनियमित किया है। मतलब अधिनियमित मतलब लागू करना। ठीक है, आत्मसमर्पित मतलब देश को या देश के लिए या स्वयं को सौंपना। हमने देश को अपने आप को सौंप दिया है, यही तो हमने कहा है कि आत्मसमर्पित, है ना? ये हमारे अंतिम शब्द हैं। इसकी आलोचना भी होती है, और लोक प्रभुत्व जो रूसो ने दिया था, तो सिंपल है कि हर किसी के अपने प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, हर किसी के देखने का अपना परसेप्शन होता है, बिकॉज एवरी थिंग इज टू एस्पेक्ट्स। ठीक है, हर चीज के क्या होते हैं? दो पहलू होते हैं। तो केसी वियर थे एक, केसी वियर का नाम सुन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है केसी वियर पर भी। केसी वियर थे एक जिन्होंने जो ये लोक प्रभु किसने नाम दिया था? लोक प्रभुत्व रूसो। रूसो ने, लेकिन केसी वियर ने कहा ये भ्रम है, इन्होंने इसको नहीं माना। ठीक है, तो क्या लिखना है मैम इसमें? इन्होंने कहा ये एक भ्रम है। अभी समझाते हैं उसको, यहां तक की बात क्लियर है? क्वेश्चन Yes, आपसे ma'am. पूछा गया था इसके ऊपर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोक प्रभुत्व एक भ्रम है, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन ये था आपसे। अब भ्रम है ये कैसे बताया है? ये बताया है हमें केसी वियर ने, तो हमें इनका रेफरेंस देना ही पड़ेगा। क्यों कहा है हमें ये बताना पड़ेगा। तो इसका जो पार्ट को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, इन्होंने बोला था कि संविधान है, संविधान सभा है, अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, लोगों का पार्टिसिपेशन पूरा नहीं हो पाता है, हम शिक्षा, संपत्ति, भूमि दान के आधार पर बहुत सारे वार्षिक करते रहते हैं। ठीक है, हम इसको आपको समझाते हैं, समझिए कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। कब हुआ था? देखिए, जब हमारा जो संविधान हमने एक्सेप्ट किया था, उस वक्त जो चुनाव हुए थे वो अप्रत्यक्ष हुए थे, और उसमें सभी लोगों ने भाग नहीं लिया था, उसमें सभी लोगों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, इसीलिए इसको उन्होंने बोला कि सत्ता कैसे सभी लोगों के साथ हो सकती है। आप खुद सोचिए कि सत्ता कैसे सबके साथ हो सकती है, क्योंकि जब पूरी की पूरी जनता ने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। समझिए इसको। केसी वियर ने इसलिए कहा था कि ये एक भ्रम है, क्योंकि जब हमारे वहां चुनाव हुए थे उस वक्त भारत के सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया था। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, और कैसे, जैसे मतदान के आधार पर हमने क्या लिया कि संविधान था हमारा, संविधान सभा थी। ठीक है, संविधान सभा में क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। ठीक है, व्यक्ति और सदस्यों के द्वारा।
अब यहाँ पे जो भाग लिया था खाली जो है शिक्षित लोगों ने लिया था, या जिनके पास संपत्ति थी उन्होंने लिया था, या जो जमींदार थे उन्होंने लिया था। यहाँ पे जो मतलब आपके लोकल और जो पुअर पीपल्स थे वो पूरे के पूरे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो आप कैसे कह रहे हो कि ये लोक प्रभुत्व है, जब पूरे लोगों का प्रभुत्व ही नहीं आया, जब पूरे लोगों ने वोट ही नहीं किया, तो आप कैसे कह रहे हो कि लोक प्रभुत्व है? जब 1946 में चुनाव हुआ तो उस समय सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। बस एक सिंपल सी यही बात याद रखिएगा कि जब 1946 में इलेक्शन हुए थे तो वो सार्वभौमिक नहीं हुए थे, ठीक है, सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, इसीलिए इन्होंने कहा था मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, ठीक है। और ये जो अप्रत्यक्ष Yes. चुनाव हुआ था वो प्रांतीय विधानमंडल द्वारा हुआ था। ये बात क्लियर है? प्रांतीय जी। विधानमंडल के द्वारा ये हुआ। लेकिन अब बात ये आती है कि जब हम बात करते हैं प्रम्बल में, हम भारत के लोग तो कृषक भी हैं, जमींदार भी हैं, गरीब भी हैं, सभी है ना। तो जब Yes. सबने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये क्या है, लोक प्रभुत्व है? ये हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। पहला पार्ट तो इसका ये था। इसके सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, एक पॉइंट और है इसमें, वो भी देखिएगा कि 26 नवंबर चुनाव कब हुआ था, लिख लीजिएगा, नवंबर 1946 को। 26 नवंबर 1946 को जब संविधान सभा ने उद्देशिका को लागू किया, अभी हमने देखा था कि उद्देशिका कब लागू हुई थी, जब इसको इम्प्लीमेंट किया उस समय भारतीय नेताओं को मौका ही नहीं मिल पाया था कि वो अपनी लोकप्रियता को सिद्ध करें, ठीक है। लेकिन ये तो एक पार्ट था तो इसलिए हमने कह दिया। लेकिन जब 1952 में जब इलेक्शन फिर से हुए थे तो उस समय हम भारत के लोग शब्द बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ था वो सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर हुआ था। क्लियर है बात? यस मैम। तो हम इनको क्रिटिसाइज करते हुए लिखेंगे ना कि, और इनको हम सही भी कह रहे हैं। देखो बैलेंस आंसर ऐसे लिखा जाता है, हम इनको सही भी कह रहे हैं और हम इनको ये बता रहे हैं कि आपने ये शब्द दिया है तो ये यहाँ पर आके गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पहला मौका नहीं मिला, हम नए नए आजाद हुए थे, हमारे पास इतने सोर्स नहीं थे, लेकिन और हमें जल्दी थी सरकार बनाने की, लेकिन बाद में हमें मौका मिला, टाइम मिला, रिसोर्स मिले, हम लोगों से जुड़े और 1952 में हम भारी बहुमत से जीत गए। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। उसके बाद भी ये क्रॉस करते हुए कहा जाता है, अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो, कि केसी वेयर का मत सही नहीं है और भारत के संविधान को लोक प्रभुत्व पर आधारित माना जा सकता है, क्योंकि 1942 के पहले आम चुनाव में संविधान सभा के मैक्सिमम जो मेंबर्स थे वो भारी बहुमत से निर्वाचित हुए थे। ये चुनाव कैसा हुआ था? सार्वभौमिक व्यापक मताधिकार पर आधारित है। क्लियर है ये बात? 1952 के पहले आम चुनाव में संविधान सभा के अधिकांश सदस्य भारी बहुमत से जीत गए थे। ये बात क्लियर हो गई है? यस मैम। और भारत के संविधान में जो लोकतंत्र को अपनाया गया है, जो लोक प्रभुत्व के बिना संभव नहीं हो सकता है, मतलब कि जो हमने शब्द अपनाया है ये बिल्कुल सही है। क्लियर है दोनों बातें? जी। एक स्टेटमेंट ये है 26 नवंबर 1946 का, ठीक है, हमने माना कि जी। हम सार्वभौमिक मताधिकार से चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन जब 1942 का हमने लड़ा, 51-52 का जब हमने लड़ा, तो हम सार्वभौमिक मताधिकार से जीत कर आए, इसलिए भारत के परसेप्शन में लोक प्रभुत्व शब्द जो रूसों ने दिया है वो सही है। क्लियर है ये बात? यस मैम। अच्छा, एक चीज और है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो बात अच्छे से समझ लें। 3 दिन के बाद यानी मंडे से कोई भी वीडियो आपका एनसीईआरटी और पॉलिटी का और करंट का
एसआरडी ग्रुप जो कॉमन वाला है उस पे ना जाके जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाया गया है उस पे ही जाएगा। तो कृपया करके आप लोग क्या करिएगा कि अपने अपने नंबर देकर उसमें अपने नंबर ऐड करवा लीजिएगा। 3 ग्रुप बनाए हैं मैंने, एसआरडी एनसीईआरटी का, एसआरडी पॉलिटी का और एसआरडी करंट का। तो इसमें पर्टिकुलर अलग अलग ही जाएंगे जिससे बाद में मिसमैच ना हो। सत्ता के स्वरूप की बात करते हैं। अब सत्ता का स्वरूप क्या था, अभी हमने बात की थी। सत्ता के स्वरूप में कौन कौन सी बातें की थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। हाँ। अगर आप लोग चाहिएगा तो रिकॉर्डिंग फिर से सुन के ये क्वेश्चन लिखने की कोशिश करिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोक प्रभुत्व एक भ्रम है, चर्चा कीजिए। लिख कर भेजिएगा आप दोनों, या और भी बच्चे जो बाद में देखेंगे वो भी भेज सकते हैं, हम चेक करके उनको बता देंगे। ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे ही Yes, आपसे ma'am. पूछे जाएंगे, थ्योरेटिकल नहीं पूछे जाएंगे आपसे, बहुत ही कॉमन सेंस के पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी ही चेक की जाती है, आपकी नॉलेज चेक नहीं होती है। ठीक है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की अगर हम बात करेंगे तो हमने देखा था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से तात्पर्य क्या है, ये हमें बताइए, इसका अर्थ क्या है? अपने फैसले खुद लेना। वेरी गुड। कोई भी ऐसा देश जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रीडम को अपने तक ही रखता है। जैसे हमने देखा था, बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका ब्रिटेन है, यहाँ भारत। पहले यहाँ पे क्या चलता था? ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल में क्या था कि हम विदेशी शक्तियों को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से अपने ऊपर हावी होने देते थे। लेकिन आज जब बात की जाती है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जब से हमारे वहां से गई है और जब आज हम 1947 से बात करते हैं अपनी आजादी के बाद से, तो उसी समय भारत ने ये डिक्लेयर कर दिया था कि WTO तुम हमारे वहां का ट्रेड करो, लेकिन आप बस उतना ही ट्रेड कर सकते हैं जितना हम चाहेंगे, आप हमारे ऊपर अधिकार नहीं कर सकते। WHO कोई दवा बनाता है तो जबरदस्ती हमारे ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता। हम चाहेंगे तो हमारे नागरिकों के ऊपर वो यूज होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन कोरोना के टाइम पर भी मोदी जी ने डिक्लाइन कर दिया था, पूरी तरह से डिनाई कर दिया था कि हमें नहीं चाहिए। उल्टा भारत खुद अदर देशों में जो दवाई या मास्क वगैरह दे रहा था। ठीक है। अगर हमसे बोलता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कि भारत तुम्हें जबरदस्ती जो है CO2 को कम करना है, तो कहेगा नहीं, पहले जाओ। अब तो भारत बोलता है ना, मोदी जी बोल कर आते हैं UN में जाके, क्या बोलते हैं UN में जाके कि आप पहले कम करो, न्यूक्लियर वेपन आप पहले हटाओ, तब हम हटाएंगे। तो यानी हमारे अंदर क्या है, आंतरिक, हम अपने मामले देख सकते हैं। हमारे CA के मामले में कोई भी बाहर वाला, NRC के मामले में कोई भी आकर इंटरफेरेंस ना करे, और हम अपने एक्सटर्नल मैटर भी देख सकते हैं। तो आप हमारे एक्सटर्नल मैटर्स में भी मत पड़ो। जैसे चाइना भारत का भी विवाद जो गलवान वैली वाला हुआ था, तो उसमें जब मध्यस्थता करने के लिए अमेरिका ने बोला था, तो इस बात को भी डिनाई किया गया था कि नहीं, हम अपने मामले खुद सुलझा लेंगे। हम चाहें तो आप बोलो, हम चाहेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन गो। क्लियर हुई ये बात कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से मतलब क्या है? यस मैम। ठीक है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य एक ऐसे देश से है जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की सर्व। Yes, ma'am. अब बात आती है कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित, क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे इसलिए बता रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श भूमंडलीकरण के युग में अप्रासंगिक हो चुका है। क्वेश्चन लिखिए, लिख के दीजिएगा, फिर इसका आंसर हम आपको देंगे कल की क्लास में। ग्लोबलाइजेशन की बात की जा रही है संविधान की प्रस्तावना में वर्णित। अच्छा, मत लिखिए क्वेश्चन, हम आपको अभी रिटन फॉर्म में देंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में, तो कल आप हमको लिख के बताइएगा। ठीक है। Yes, ma'am. संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हमने आपको समझा दिया है, और आपको मैंने ये भी बता दिया है कि WTO हो, चाहे WHO हो, चाहे UN हो, चाहे अमेरिका की कोई एजेंसी हो, चाहे नासा हो, हमने सबका बाइकआउट कर रखा है कि आप हमारे इंटरनल मैटर में किसी भी तरह से और एक्सटर्नल मैटर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। यानी कि हम आज भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, चाहे कितनी भी हम प्राइवेटाइजेशन कर दें,
और चाहे जितना भी ग्लोबली पूरी दुनिया से जुड़ जाएं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा और उसके बाद भेजिएगा, कल हम इसका आंसर देंगे आप लोगों को। समाजवादी शब्द का मतलब बताइए, सोशलिस्ट शब्द का मतलब बताइए। समाजवाद का मतलब जनता, मतलब जो जो भी शासन है जनता के लिए उन्मुखी हो। इसमें पहली टर्मिनोलॉजी आती है संपत्ति का समाजीकरण, यानी हमें संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना है, मार्क्सवादी अवधारणा है। ठीक है, क्या कहा जाता है कि समाजवादी में हम संपत्ति का, भारत का समाजवाद क्या कहता है, भारत के परसेप्शन में समझिए कि संपत्ति का समाजीकरण नहीं करना है। दूसरा, समानता, समानता मतलब पुअर और रिच का जो खाई है ना, इसे कम करना है, यानी इसे खत्म करना है। मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना है, जितने भी हमारे बैकवर्ड क्लास है, जितना भी हमारा लेबर क्लास है, उसका वेलफेयर करना है। और शोषण विहीनता यानी एक्सप्लॉयटेशन जो है उसको खत्म करना है। इसीलिए हम आर्टिकल 17 लेकर आते हैं, इसीलिए आर्टिकल 18 लेकर आते हैं, इसीलिए आर्टिकल हमारा 29-30 है, इसीलिए 27-28 है। ठीक है, और इसीलिए हम इक्वेलिटी की बात करते हैं। तो भारत का समाजवाद क्या कहता है कि हमें प्रॉपर्टी को क्या, उसका समाजीकरण कर दो, पब्लिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सबका अधिकार हो, गरीब और अमीरी की खाई खत्म हो जाए, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण किया जाए। जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स निकालती रहती है, वेलफेयर स्कीम, यूपीएससी स्टेट पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी एंड अदर स्टेट पीसीएस के लिए सबसे बेस्ट सोर्स अगर आपके हैं भारत की ग्रामीण जनसंख्या को समझने के लिए, यानी रूरल और अर्बन दोनों को अगर समझना है आपको, और जो करंट के चेंजेस हैं उसको समझना है, और हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड समझना है, तो कृपया करके आप सब लोग योजना एंड कुरुक्षेत्र पढ़ा करिए। पर मंथ की पतली पतली सी बुकें होती हैं, ये दोनों पढ़ा करिए। ठीक है, मैम मेरे यहाँ तो मैं योजना कुरुक्षेत्र मिल ही नहीं रही है। क्या हुआ? योजना कुरुक्षेत्र मिलती ही नहीं है मेरे यहाँ तो। कहाँ से हैं आप? अभी प्रेजेंट टाइम में तो हम फिरोजाबाद है। यहाँ तो मैं कल गया था पता करने, पहले मिल जाती थी, अब नहीं मिलती है। वैसे हम इसका पीडीएफ आप लोगों को दे देंगे और आप लोग इसको पढ़ा करिए। ठीक है, करंट का जो एसआईडी ग्रुप बनेगा उसी पे इसको जो है देंगे हम, और हम अपने नोट्स में भी योजना और कुरुक्षेत्र को इंक्लूड करते हैं। लेकिन फिर भी ये है कि फर्स्ट रीडिंग के लिए जरूरी है कि आप एक बार इसको पढ़ें। ठीक है, यस नहीं, यस पुरानी तो मेरे पास रखी है मैम, लेते थे पहले हम। नहीं नहीं, नई वाली अभी जैसे वो कल्चर पर आई हुई है, ठीक है, वाटर रिसोर्स पर आई हुई है, इस बार योजना जो है आपकी, हाँ, जल संसाधन पर आई हुई है। तो ये सब पढ़ना जरूरी है, यहाँ से मेंस प्री के क्वेश्चन निकलते हैं और इंटरव्यू की भी तैयारी बहुत अच्छी होती है। अब व्यवहार में बात करें तो व्यवहार में समाजवाद के विश्व में दो रूप पाए जाते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ आपको सोशलिस्ट बिहेवियर मिलता है। कहाँ पे? वर्ल्ड के लेवल पे कौन कौन सा मिलता है? एक मार्क्सवाद का मिलता है या साम्यवाद का। ठीक है, अच्छा, इंग्लिश वाले बच्चे इसलिए पैनिक नहीं होंगे क्योंकि अभी कोई इंग्लिश वाला बच्चा आके ऑनलाइन ज्वाइन तो करता नहीं है। हमारे पास हिंदी वाले बच्चे हैं तो हम लोग उनको ज्यादा ध्यान में रख के क्लास ले रहे हैं। जब हमारे पास हिंदी इंग्लिश दोनों के बच्चे आ जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्लास चलेगी, नहीं तो फिर बाद में कंप्लेन होता है सबका। ठीक है, अभी दो मार्क्सवाद बच्चे आए थे मैम, कहाँ चले गए वो? क्या हुआ? दो कैंडिडेट आए थे एक्स्ट्रा, अभी पता नहीं कहाँ चले गए वो। हिस्ट्री क्लास में आए थे, थोड़ी देर ज्वाइन किया फिर चले गए, पता नहीं कहाँ। एक्चुअली हम एक बात बताना चाह रहे हैं, आपने पूछ लिए तो बता देते हैं। अब मार्क्सवाद या साम्यवाद की बात करते हैं, और एक हमारा मिलता है लोकतंत्र, लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है,
ये दोनों ही चलते हैं, संपत्ति का समाजीकरण हो लेकिन कुछ अंतर हो, ठीक है। ये दोनों ही क्या करते हैं, संपत्ति का समाजीकरण भी करते हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर पाया जाता है इसको लागू करने के आधार पर। डेट्स इट। चाहे आपका लोकतंत्र सामाजिकवाद हो, चाहे आपका डेमोक्रेसी हो, चाहे कम्युनिस्ट की बात करें, ठीक है। संपत्ति का समाजीकरण तो दोनों में ही हो रहा है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस पाया जाता है। जैसे ये जो मार्क्सवादी जो अवधारणा है आपकी ना, ये वर्ग संघर्ष की बात करती है। देखिए बड़े बड़े शब्द हैं, सुन के डरिएगा मत, वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको डिटेल में करवाया जाता है जब आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और मैंने हिस्ट्री सोचा भी है कि स्टार्ट वर्ल्ड हिस्ट्री से ही करेंगे, जिससे बाकी चीजें समझ में आएंगी। तो जब मार्क्सवाद की बात करते हैं तो ये वर्ग संघर्ष की बात करता है। वर्ग संघर्ष क्या होता है? वर्ग संघर्ष मतलब क्रांति की बात सामुदायिक करता है और हिंसा की बात करता है। ठीक है, किसके किसकी बात कर रहा है? वर्ग संघर्ष की, क्रांति की और हिंसा की। क्लियर हुई बात? यस मैम। हाँ, यस मैम। मतलब जो भी इसका मतलब है वर्ग संघर्ष, मतलब जो डिप्रेस क्लास है, जो लेबर क्लास है, ये उससे कहता है कि तुम लड़ लो, कम्युनिस्ट से लड़ लो जाके। मतलब जो पूंजीपति की बात हो रही है, पूंजीपतियों की बात हो रही है, कहता है कि आप क्या करो, उनसे लड़ो जाके, अपने संघर्ष करो, क्रांतियां करो, हिंसा करो, लेकिन समाजवाद के तौर पर अपने आप को स्टेबल करो। वर्ग संघर्ष बहुत ही ब्रॉड सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो मार्क्सवाद क्या कह रहा है? मतलब कि प्रॉपर्टी एक्युमुलेट करने की तो बात कर रहा है, लेकिन ये लेबर क्लास पे, क्योंकि आपको पता है मार्क्सवाद की अवधारणा जो है किस पर है, मजदूरों के ऊपर है। अभी ये यूरोप के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे कि पोप व्यवस्था क्या थी, नोब्स क्या हुआ करते थे, ठीक है, लेबर क्लास क्या था, चर्च व्यवस्था क्या थी, तो वहां से ये निकल कर आया। फिर क्या होता है, लोकतंत्र की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी देखो सत्ता को एक्युमुलेट करने की बात की जा रही है पब्लिक के लिए, लेकिन कैसे की जा रही है? लॉ ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्शन एंड पॉलिसी डेवलपमेंट, ठीक है। संसद के कानून बना के हमें आज भी आप देखिए ना कि अगर सरकार चाह जाए कि हमें इस डेस्टिनेशन पर एक हाईवे बनाना है और इसके लिए हमें लैंड ऑक्युपाइड करनी है, तो वो तुरंत बिल लाकर यहाँ पे चेंजेस कर देगी और यहाँ के लोगों को कंपनसेट कर देगी और यहाँ की जमीन अधिकृत कर लेती है। देखा है ना ये चीजें? लेकिन इसका तरीका बदल गया है। यहाँ पर ये पॉलिसी की तरह नहीं थी और यहाँ पे ये हम पॉलिसी के रूप में ले आए हैं। डेट्स इट, ठीक है। तो कहने का मतलब बस इतना है कि दोनों शब्दों में अंतर नहीं है, लेकिन उनको समझने बताने में अंतर है। एक आप जाइए किसी को थप्पड़ मार दीजिए और एक किसी से रिक्वेस्टफुली काम करवा लीजिए। काम तो बंधुआ मजदूर भी करता है और काम तो इंजीनियर भी कर रहा है, IAS भी काम कर रहे हैं, एक रिक्शा चलाने वाला भी कर रहा है, लेकिन सबकी जो साइकोलॉजी अलग अलग है, सबके प्रेशर, सबकी लाइफ के अलग अलग है, ठीक है। तो संसद के कानून बनाना, चुनाव करवाना, योजनाबद्ध विकास करना, जैसे इंदिरा गांधी नहर बनवा दी गई, नेहरू योजना आयोग की स्थापना की गई, कॉन्स्टिट्यूशंस में हमने छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बना दिए गए, इस तरह से। तो इन दोनों बातों में डिफरेंस समझ में आ गया? यस मैम। तो चीन की माओवादी विकास धारा, मार्क्सवादी, और रूस की लेनिन। रूस में लेनिन थे जो मार्क्सवाद को प्रमोट करते थे, चीन में माओ थे जो इनको प्रमोट करते थे। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना। यहाँ तक की बात समझ में आई है पूरी? बताओ भाई, आवाज चली यस गई कि मैम। नेटवर्क? नेटवर्क चल जाता है मैम। अच्छा, सिर्फ बोलने के टाइम पे आपके? लिखिए इसको, नहीं समाजवाद एक विचारधारा है जिसमें मार्क्सवादी और लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये कोटेशन है, ये लिखने के आपके काम आएगी। मैंने आपसे वो पहले भी बोला है कि हमारी जो क्लासेस चलेंगी वो प्री कम मेंस की चलेंगी और गवर्नेंस हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है।
समाजवाद एक Yes, ma'am. विचारधारा है जिसमें मार्क्सवादी और लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक, आप अपने किसी भी आंसर्स को जो आपका इससे रिलेटेड हो इसका रेफरेंस देकर भी स्टार्ट कर सकते हैं आंसर को। आंसर्स कैसे लिखना है बस क्लास आगे बढ़ने दीजिए, वो भी बताएंगे। भारत का समाजवाद क्या कहता है, इंडियन सोशलिस्ट क्या है? भारत में ना तो हमने माना है कि आप मार्क्सवाद बनो, मतलब ना ही आप हिंसा करो, ना ही साम्यवाद को अपनाया है। तो भारत में हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट में हैं। यानी सामाजिक करण जो हमारा कैसा होता है, पॉलिसीज के द्वारा होता है। ठीक है, और किसके द्वारा होता है? पॉलिसीज के साथ साथ हमने कॉन्स्टिट्यूशंस असेंबलीज बना रखी हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशंस क्या बना रखे हैं? हाँ, डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं, पॉलिसी मेकर्स सिस्टम्स पूरा डेवलप कर रखा है। तो भारत में समाजवाद का अर्थ मार्क्सवाद या साम्यवाद नहीं है। सिंपली अगर आपसे भारत का समाजवाद पूछ लिया जाए तो आपको एक लाइन में उत्तर देना है कि वो तो विश्व की विचारधाराएं थी समाज मार्क्सवाद और साम्यवाद की, जो चीन और रूस में फॉलो होती थी कि हिंसा कर लो, वर्ग संघर्ष कर लो, जाके ठीक है लड़ लो, क्रांतियां कर लो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत हमेशा से कैसा देश रहा है? शांतप्रिय देश रहा है। तो भारत समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है, लेकिन फिर भी इसका स्वरूप विशिष्ट है, यानी एक स्पेशल इसकी क्वालिटी है। सर्वोच्च न्यायालय ने DS नकारा बनाम, लिख लेना, DS नकारा बनाम Yes, ma'am. भारत संघ, ठीक है, के मामले में भी भारतीय समाजवाद को डिफाइन किया है, बताया है। क्या बताया था इसके अंदर? आय की असमानता को कम करना है। DS नकारा केस हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट दिया, DS नकारा बनाम भारत संघ। इसमें कहा गया कि हमें जो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी जो है इनकम में, उसको क्या करना है? कम करना है। दूसरा, जीवन स्तर की असमानता को कम करना है, मतलब गरीबी और अमीरी के अंतर को खत्म करना है। फिर इन्होंने बोला कि शोषण को समाप्त करना है, यानी हमें एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, और मजदूरों और वंचित वर्गों का कल्याण करना है, यानी जो हमारा लेबर क्लास है और जो भी हमारा बैकवर्ड क्लास है, SC ST हैं, जितने भी हमारे, उनको क्या करना है? वेलफेयर करना है उनका। यहाँ तक बात क्लियर है? Yes, ma'am. बात क्लियर है? Yes, ma'am. कपिल जी कहाँ गए? आगे बढ़े यहाँ से। यस मैम। ओके, तो इस प्रकार भारतीय समाजवाद का मुख्य संबंध किससे है? सरकार की समानतावादी नीतियों से। याद रखना, समानतावादी। बस ये है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से करिएगा, मेंस लिखने में बहुत हेल्प मिलेगी। समानतावादी नीतियों से है, ठीक है। तो भारतीय समाजवाद का मुख्य संबंध क्या है? सरकार की समानतावादी नीतियों से। लिखता नहीं है कभी कभी ऐसे ही। समानतावादी जो हमारी नीतियां हैं, यानी इक्वेलिटीज की जो पॉलिसीज है हमारी, और संपत्ति के निजीकरण या समाजीकरण का विचार इसके केंद्र में नहीं आता है। मतलब हम पब्लिक प्रॉपर्टी रखेंगे या सोशल प्रॉपर्टी रखेंगे, ये हमारे केंद्र में नहीं है, ये हमारी परिधि के बाहर में है। ठीक है, जैसे ये गोला है और ये केंद्र है ना, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी की बात तो है ही नहीं, चाहे वो संपत्ति का निजीकरण करना हो या संपत्ति का समाजीकरण करना हो। जैसे वहां पर हम लोगों ने देखा है संघर्ष मार्क्स का, ठीक है। तो भारत में ये चीजें बिल्कुल नहीं है। भारतीय समाजवाद इस बात पर बल देता है कि सरकार की जो भी नीतियां होंगी वो किसके ऊपर फोकस होंगी, मैंने आपको अभी बताया है, बताइए। गरीबी अमीरी को कम करना और शोषण को खत्म करना, मजदूर वंचित वर्ग का कल्याण और संपत्ति के वेरी गुड। अनिक्वलिटी को। हाँ, ये इसके मेन कोर में आता है। लेकिन
अगर हम बात करें क्या भारत पूरी तरह से पूंजीवादी व्यवस्था को नकार देता है, तो ये भी गलत है। नहीं। भारत का समाजवाद पूंजीवादी या निजी संपत्ति का विरोध नहीं करता, क्योंकि हम लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ा है, या हम आगे जाके पढ़ेंगे कि भारत जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करता है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहां पर पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, इस रूप में भारत का समाजवाद अर्थ विशिष्ट है और इसका जो एक मीनिंग हो जाता है वो बहुत ही स्पेसिफिक हो जाता है। यहाँ तक कि क्लियर है? यस तो अगर अब आपसे कोई पूछ ले कि भारत का समाजवाद क्या है, तो आप लिख पाएंगे? यस मैम। यस मैम। अब एक है कि नई आर्थिक नीति ने भारत में साम्यवाद और को क्या कर दिया है, अप्रासंगिक बना दिया है। चर्चा कीजिए, क्वेश्चन हम आपको ये भी दे देंगे, आप इसको लिखिएगा, इसका मॉडल आंसर हम आपको देंगे। ठीक है, कि नई आर्थिक नीति, अब जैसे कि बात होती है ना कि भारत में समाजवाद अप्रासंगिक है, इसे हम कैसे कह सकते हैं, तो किस तरह से कह सकते हैं? तो भारत का साम्यवाद समता पर आधारित है। आज भी वंचित वर्गों, गरीबों को बजट और परियोजनाओं में शामिल किया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा है। तो आर्थिक नीतियां, जब भी बजट आता है, आप लोगों ने बजट पहले किया है नहीं किया है आई डोंट नो, लेकिन जब हम लोग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बजट का 50 से 60% तो गरीबों में ही चला जाता है। एमएसएमईज में फंड देना है, इन लोगों को लोन बांटने हैं, इनकी शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, इनके खाने के लिए पैसा चाहिए, इनको रोजगार देना है, नदियों में काम करवाना है, एग्रीकल्चर, ट्रेड। तो ये सारा क्या है? नई आर्थिक नीति ने भारत में साम्यवाद को अप्रासंगिक बना दिया है। इस पर चर्चा कीजिए। तो इसका क्वेश्चन हम आपको देंगे और आप लोग इस पे आंसर लिखेंगे, फिर हम इसको चेक करके आपको मॉडल आंसर देंगे। ठीक है, एक शब्द और था हमारा, पंथ निरपेक्ष, याद है? सेकुलर की बात यस की। मैम। ये क्या होता है? किसी धर्म को मतलब स्पेशलिटी मत देना, मतलब कोई सभी धर्मों को समान मतलब रूप अगर से आप देखना। आईएएस बन जाते हैं तो आप एक क्या रह जाएंगे, बताइए मुझे। अगर आप आईएएस बन जाते मतलब हैं तो हमें। आपका एक ही धर्म है, संविधान, और लोगों की क्या करना यस है? मैम। सेवा करना है। ठीक है, आप वहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देख सकते। तो राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। पंथ निरपेक्ष का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी देश का हम नहीं कह सकते, लेकिन भारत ने जिसको अपनाया है वो सेकुलर शब्द का मतलब क्या है कि राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा, हमारा कोई भी ऑफिशियल रीजन नहीं है, रिलीजन हमारा कोई नहीं होगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट आपसे ये कह दिया जाए कि राज्य अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, तो ये भी सही है ना? आर्टिकल 15 साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। अभी जब आर्टिकल्स पर पहुंचेंगे तो वहां देखेंगे हम लोग। और सभी धर्मों के धर्म लेंगे अनुयायियों को सामान्य रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, ये भी बात सही है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द सेकुलर इन इंडिया, ठीक है, अगर भारत के परसेप्शन में इसको पूछ लिया जाए कि सेकुलरिज्म इंडिया में क्या है, तो आप क्या बताओगे कि ये तीनों की तीनों बातें सही हैं कि सभी धर्मों के यहाँ पर फॉलोवर्स भी आपको मिल जाएंगे, उनका अधिकार है। आर्टिकल 29-30 है कि 27-28 है, 27-28 है आई थिंक। हाँ, और राज्य अपने नागरिकों के बीच में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, आर्टिकल 15 है। लेकिन राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, ये पहली प्रायोरिटी है, मेन यही वाला है आपका आंसर। टिक आप इस पे करोगे जाके, अगर वो नहीं होगा तो फिर नीचे स्विच करोगे। ये बात क्लियर है? तीन शब्द मिलते हैं, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष या सेकुलर। क्लियर है ये बात? पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष और सेकुलर। तो अगर हम आपसे कहें कि भारत की सीमा तक एक पंथ निरपेक्ष राज्य माना जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे?
संविधान में तो पंथ निरपेक्ष है, लेकिन जब हम व्यवहारिकता की बात करेंगे, जब हम बिहेवियर की बात करेंगे, तो यहाँ पर ये बात नहीं रह जाती है। यहाँ पे ये सवाल खड़ा कर देता है, क्योंकि आपको पता है कि भारत की राजनीति धर्म आधारित है, ना कि संविधान आधारित है। समझते हैं ना इस चीज को, पॉलिटिक्स को। यादव को वोट देंगे जाके, ब्राह्मण्स को देंगे, मुस्लिम कम्युनिटी को प्रमोट करेंगे, उन्हीं की ग्रोथ में लगेंगे। अभी देखिए यहाँ पे नया लुलु मॉल बना है, किस तरह से उसको पुश किया जा रहा है। पर्टिकुलर कम्युनिटी से था, सेंट्रल एशिया से आकर यहाँ, उसका जो ऑनर है वो इंडियन है, ठीक है, केरल का है। उसके बाद भी लोगों का माइंडसेट क्या है कि वो सेंट्रल एशिया का है, और उनको प्रमोट करने के लिए वो इतना वहां पे जाके नमाज पढ़ने लगे। तो वहां लिख के लगाना पड़ा है कि लुलु मॉल बना है ना उत्तर प्रदेश लखनऊ में, अभी शहीद पथ पर। यस मैम। तो हमारे वहां देखो, व्यवहारिक तौर पे अगर हम देखें तो आपको यादवों की पार्टी मिलती है, ब्राह्मण्स की मिलती है, दलित्स की मिलती है, मुस्लिम्स की मिलती है। लेकिन जब हम पंथ निरपेक्ष शब्द की बात कहाँ पे करते हैं, किसके परसेप्शन में, संविधान पर, तो हमें यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं पॉलिटी में, पॉलिटी के प्रीवियस ईयर चेक करिएगा ना मेंस के, तो आपको मिल जाएंगे ये सारे। अब यदि भारत को संवैधानिक तौर पर एक पंथ निरपेक्ष राज्य माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ तक सही कहाँ तक गलत है, ये हम लोग देख लेते हैं। आप में से पहले मुझे कोई ये बताइए, क्या भारत को संवैधानिक तौर पर एक पंथ निरपेक्ष राज्य माना जा सकता है? संवैधानिक तौर पर तो माना जा सकता है। संवैधानिक तौर पर तो माना जा सकता है मैम। संवैधानिक तौर पर माना जा सकता है, तो भारत में राज का तो कोई धर्म ही नहीं है ना, तो हम पंथ निरपेक्ष हो गए। और राज्य से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह सभी धर्मों के जो फॉलोवर्स है उनको क्या करे, इक्वलिटी दे, जितने सभी धर्मों को सम्मान दे, सभी धर्मों को क्या करे, इक्वल माने, इक्वल माने। ठीक। तो भारत में राज का कोई धर्म नहीं है, और राज्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी या वो सभी धर्मों के अनुयायियों को समान दृष्टि से देखे, उनको इक्वल देखे, उनके साथ धर्म, रंग, जाति, जगह के नाम पर किसी भी तरह का भेदभाव ना करे। ठीक है। दूसरा है कि भारत में समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वेलिटी, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है ना? ये फंडामेंटल राइट है कि नहीं, आर्टिकल 14? यस मैम। है ना? तो समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव करने की मनाही करता है। ठीक है। समानता का अधिकार है कि आप किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्लियर? यस भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। आपको पता, अभी मैंने बोला 27-28 में है। ठीक। तो ये भी क्या है आपका, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है जो सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से धार्मिक आजादी देता है अपने ऑर्गेनाइजेशंस यानी अपने टेम्पल्स बनाने का और उसमें पूजा पाठ करने का। क्लियर है? भारत में शासन का आधार कोई धर्म ग्रंथ ना होकर एक संविधान है। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा कि भारत में शासन का आधार कोई भी कुरान, बाइबल, गीता कुछ भी नहीं है। ठीक है। क्या है? संविधान है। एक दिन मैंने और भी बताया था, आज फिर बताते हैं। अगर दो सेम कम्युनिटी के दो लोगों में किसी भी तरह का विवाद हो जाता है, फिर चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ठीक है, तो उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मैटर पहले वहां जाता है। अगर यहाँ पे सेटल होगा तो इनके रूल और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा। सपोज दैट कि अगर ये हिंदू है तो इनके हिंदू धर्मों में क्या लिखा है, अगर मुस्लिम्स हैं तो इनके हदीस या कुरान में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर ये आपका संविधान के दायरे में गया, आपने अगर FIR कर दिया है
तो अब आप कॉन्स्टिट्यूशंस के दायरे में है, अब आपकी ये सारी चीजें खत्म, यहाँ पे जो दिया गया है हम वही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो भारत में शासन का आधार कोई धर्म ग्रंथ ना होकर क्या है, संविधान है। क्लियर है ये बात? ये तो हमारा Yes, ma'am. वो एस्पेक्ट्स है जो संविधान पर एक पंथ निरपेक्ष राज्य को बताता है। अब हम अगर व्यवहारिक आयाम देखें तो व्यवहार में मैंने वही चीज आपको बताई, व्यवहार में भारतीय राजनीति में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इंडियन पॉलिटिक्स की अगर हम लोग बात करें, भारतीय राजनीति, तो सभी अपने अपने क्षेत्र की राजनीति से वाकिफ होंगे और सब एडल्ट हैं हमारे बैच में, हम इस चीज को मान के चल रहे हैं, कोई भी माइनर नहीं होगा यहाँ पे, सब एडल्ट होंगे और सब कहीं ना कहीं वोटिंग राइट्स रखते होंगे। 21 उनका कंप्लीट होगा, 21 प्लस होंगे, ठीक है। या अब देखिए वोटिंग राइट तो हमें 18 में मिलता है, लेकिन 21 हम आपकी मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चला क्या हुआ? कौन? ये किसने किया है मैसेज? हाँ बोलो। तो ये बात क्लियर हो गई आपको? वोटिंग राइट तो 18 से मिल गया, लेकिन क्या आप अपनी मेजोरिटी में अगर हम देखें तो हम, मेरा मानना है कि जब तक आप अपनी अच्छी बुरी चीजों को खुद से नहीं समझ सकते ना, तब तक आप एक वोटिंग राइट का अधिकार नहीं रखते। पहले तो ये 21 ही था, बाद में इसे कम किया गया है, क्यों? वहाँ से 50 किलोमीटर है। हाँ Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तुम रखो ठीक है। मैं track करता अब अगर हम बात करें कि भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका क्या है, तो सिंपल सी बात है, कोई भी लिख लेगा इसको। और यूपीएससी आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो कुछ गलत नहीं करता है, क्योंकि आप इसको पर डे फील करते हैं अपनी लाइफ में। उम्मीदवारों का चयन धर्म से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। हाँ? 2 घंटा लगेगा, नहीं लगेगा वैसे तो। क्या दिखा रहा है? डिस्टर्बेंस कहाँ से हो रहा है मैम? डिस्टर्बेंस जिसकी तरफ से हो रहा है वो म्यूट कर ले। जयेश जी की तरफ से हो रहा है क्या, या कब मेयर जी आपकी तरफ से हो रहा है? नहीं हो रहा है मैम मेरे को। नहीं, ये जैस वैसे हैं, जितने इनके भी तरफ से हो रहा है। मैसेज किया है कि वेरी गुड टीचिंग मैम, थैंक यू सो मच। 50 किलोमीटर यहाँ से है। उम्मीदवारों का चयन किससे होगा? धर्म के ये आधार बसी से का प्रभावित होता है। चुनाव में धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं, जैसे एक दो मैं भी जान बताइए पाया। धर्म के मुद्दे। चला जैसे आपका अयोध्या मामला ही ले लीजिए, बाबर मस्जिद ही ले लीजिए, ठीक है। चुनाव की राजनीति है, उस पर्टिकुलर मुद्दे को तो हम करंट में नहीं, उसको हिस्ट्री में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वो हमारे धर्म से उठाए जाते हैं। जनता का मतदान व्यवहार पर धर्म से पीड़ित होता है, क्यों? क्योंकि जनता को लगता है कि हमारे साइड से हमारी कम्युनिटी का कोई आ जाएगा तो वो हमें ज्यादा सपोर्ट करेगा, चाहे वो उसको कभी सपोर्ट ना करे। लेकिन जनता का ये माइंडसेट है, ठीक। भारत में मंत्रिपरिषद के गठन में भी व्यवहार में धर्म और जाति की भूमिका देखी जाती है, कि आप कहाँ से हैं, कितना वोट रखते हैं, कितने फॉलोवर्स हैं आपके। व्यवहार में भारत में सरकार की नीतियां भी किससे प्रभावित हो जाती हैं? धर्म पर आधारित हो जाती है, उन पर सीमित हो जाती हैं। क्लियर है ये बातें? यस मैम। यस। तो अगर इस पे आप लोगों से क्वेश्चन लिखने को आ जाएगा तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत आराम से लिख सकते हैं। सेकुलर पंथ निरपेक्ष की अगर हम आपसे बात करें, सेकुलर पंथ निरपेक्ष, ठीक है, तो धर्म निरपेक्ष यूपीएससी में बहुत अच्छे से इस चीज को बार बार फोकस किया जाता है, क्योंकि आपको क्या, उनको आपको बनाना ही धर्म निरपेक्ष है ना। क्योंकि माना कि आप गए वहां पे और आप अपने धर्म से प्रभावित हो जाएंगे, तो पता चला सिर्फ आप अपने लोगों की बातें सुन रहे हैं। अच्छा देखिए, हमारे वहां जो सेकुलर शब्द का मतलब है, हमारे वहां जो सेकुलर शब्द का मतलब होता है वो क्या है, हमने देखा है पंथ निरपेक्ष, ठीक है। लेकिन अगर जब हम इसको विदेश के संदर्भ में देखते हैं ना, तो वहां पे सेकुलर शब्द का मतलब होता है रिलेशन टू गॉड। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम इतने सेकुलर हैं, हम ईश्वर के साथ तटस्थता रखते हैं। क्योंकि रिलीजियस और धर्म जो रीजन है वो आपका हमेशा क्या होता है, डिफरेंट होता है एक दूसरे से। तो भारतीय संदर्भ में धर्म अर्थात क्या है, हमारा कर्तव्य है। हम लोग धर्म को किससे जोड़ते हैं? कर्तव्य से जोड़ते हैं।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सेकुलर किससे जोड़ रहा है, कर्तव्य से तटस्थता। हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, हमारे कर्तव्य के साथ रिलेशन। लेकिन विदेशों में क्या कहते हैं सेकुलर को, ईश्वर के साथ तटस्थता। क्लियर है ये बात? यस मैम। रिलीजन से मिलता जुलता शब्द आपका पंथ होता है, लेकिन वास्तविकता नहीं होता है। पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है ये भी देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नहीं तो बाद में तो लिखवाएंगे ही हम। पंथ निरपेक्ष शब्द आपका कब जोड़ा गया है, सेकुलर शब्द आपका कब जोड़ा गया है, 1976 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन में इस शब्द को जोड़ा गया है। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछा जाता है घुमा घुमा के। क्लियर है ये बातें? यस मैम। कोई ऐसा पॉइंट जो ना क्लियर हुआ हो? क्योंकि अब हम लोग स्विच कर जाएंगे लोकतंत्र की तरफ। चलिए डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। ठीक है। जनता का शासक मतलब जनता का जनता के लिए जनता के लिए शासक। ठीक है। जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन लिख लीजिए। जनता का, ये किसने कहा था, जनता के लिए, सॉरी जनता के द्वारा, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता के लिए शासन। क्योंकि लोकतंत्र क्या है, लोगों ने सरकार को चुना है, अब वो चुना हुआ ही इंसान क्या कर रहा है, हम पे शासन कर रहा है। तो मतलब वो व्यक्ति मतलब ये मानो कि हमारे जो करंट पीएम है मोदी जी हम पे शासन नहीं कर रहे हैं, हमने उनको चुनकर भेजा है, यानी हम अपने द्वारा अपने ऊपर शासन करवा रहे हैं। बात समझ में आई? यस। नहीं, ये मैम किसने बोला था? अब्राहम लिंकन ने बोला था। अब्राहम लिंकन ने बोला था। ठीक है। और इन्होंने लोकतंत्र के दो स्वरूप, मतलब इन्होंने नहीं बताया था। 1789 में यूएसए का जब संविधान लागू हुआ था, ठीक है, 1789 में जब यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया था, तो देखा गया कि वहां पर और ब्रिटेन में और भारत में जो भी संसदीय और अध्यात्मात्मक व्यवस्था थी उनमें कुछ डिफरेंस पाया गया। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान, भारत का संविधान और अमेरिका का संविधान, इन तीनों को क्या किया जाता है, एक दूसरे से कंपेयर किया जाता है। और फिर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए कि हम कहाँ पे किससे सिमिलैरिटी रखते हैं और कहाँ पे किससे हम सिमिलैरिटी नहीं रखते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? यस मैम। ओके। अच्छा, हमें ना संसदीय और अध्यात्मात्मकता दोनों को ही जो है करना है। इसे हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने स्टार्ट करा तो ये हम पूरा नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को आज जितना पढ़ाया है उसका प्लीज रिवीजन करिएगा। और मैंने आपसे बोला है कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श, ये क्वेश्चन हम आपको दे देंगे और आप इस पे आंसर लिखिएगा। हम आपको इस पे मॉडल आंसर भी देंगे, लेकिन पहले आप खुद लिखिएगा। वीडियो फिर से देखिएगा अगर एक बार में ना समझ में आए। प्रस्तावना अभी हमारा कल भी चलेगा, ठीक है, छोटा नहीं है प्रस्तावना। मैंने बोला था ना कि अगर इसका एक एक पॉइंट करेंगे तो काफी डिटेल में इसको पढ़ेंगे, और आपको पता है कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है। फिर से सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मंडे से पहले यानी संडे तक जो जो बच्चे हमको कंटिन्यू कर रहे हैं या जो करना चाहते हैं, वो हमारे 3 चैनल हैं, एसआरडी करंट, एसआरडी एकेडमी पॉलिटी फाउंडेशन बैच का और एसआरडी एकेडमी एनसीईआरटी बैच का। वो बच्चे क्या करें, हमें अपने नंबर दे दें
जिससे हम उनको उसमें ऐड कर दें। मंडे से सारे करंट के टॉपिक, सारे एनसीईआरटी का टॉपिक और सारा पॉलिटी का कंटेंट, वीडियो जो कुछ भी होगा वो पर्टिकुलर चैनल्स पर ही जाएगा। इससे आप लोगों को भी आसानी रहेगी और हमें भी आसानी रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें बता दीजिए। नहीं मैम। यहाँ तक के कोई क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ क्लियर है, क्लास समझ में आई, यस सही लग रही यस है मैम। क्लास? यस मैम। देखिए एक पढ़ने का चीज मैम, मेरा थोड़ा सुझाव है आपके लिए। जी जैसे मैम मान लीजिए मैम, आपने जैसे पंचनिर्देश बताया है, तो ये जी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये जैसे पंचनिरपेक्ष के बारे में आपने बताया है, जी तो इसमें तो ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैसे, जी फ्री और मैथ्स दोनों के लिए। जी तो हम ये चाहते हैं कि जैसे मान लो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो, तो उसमें आप जैसे 4-5 पॉइंट ऐसे नोट करवा दिया करें तो सही रहेगा। हम पीडीएफ देंगे ना इसका, ये है तो नीचे पीडीएफ हम देंगे आपको। ये पीडीएफ आपको आ जाएगा। ये देखिए सबका दिया हुआ है, लोकतंत्र क्या करता है, आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट्स क्या है, कब लागू हुआ था, पीडीएफ आपको पूरा मिलेगा। मैंने तो आपसे बोला है, लेकिन हम समझाने के बीच में अगर आपको लिखवाएंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और पीडीएफ आपको पूरा मिल जाएगा, आप अगर इसको एक बार अपने आप से समझ के करोगे तो देखिए भारतीय राज की प्रकृति क्या है, संप्रभु है, सोशलिस्ट है, समाजवादी, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, तो सब चीजें मैंने बताई तो है आपको। ठीक ओके ये मैम। पीडीएफ हम आपको सेंड कर देंगे अभी आफ्टर क्लास, ठीक है? ठीक नोट्स वगैरह को लेके वरीड मत होइए, मुझे पता है आपकी क्वेरियां कहाँ पर होंगी, वो सब हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लेंगे। बाकी थैंक यू सो मच, अगर आपको कहीं भी लगता है कुछ अप डाउन तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, ओके कल कंटिन्यू करते हैं इसको। बाय। ठीक।